इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एंटी डाइल्यूशन क्लॉज के बारे में। एंटी डाइल्यूशन क्लॉज क्या होता है, इसे क्यों यूज करते हैं, क्या ये फाउंडर्स ही यूज करते हैं या इन्वेस्टर्स भी यूज करते हैं, इसकी मैथ क्या होती है, कौन कौन से डिफरेंट टाइप के एंटी डाइल्यूशन क्लॉज होते हैं, ये सब जानेंगे इस वीडियो में, तो इसको पूरा जरूर देखिएगा। हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। तो ये वीडियो होने वाला है एंटी डाइल्यूशन क्लॉज के बारे में। आखिर एंटी डाइल्यूशन क्लॉज होता क्या है? अब मैंने इससे पहले 2-3 टाइप के वीडियो बनाए हैं जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है। नंबर 1, मैंने एक कंपनी स्ट्रक्चर के बारे में वीडियो बनाया है कि कंपनी स्ट्रक्चर कैसा होता है, इक्विटी क्या होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं, फिर इक्विटी डाइल्यूशन कैसे होता है, राइट। एक मैंने वो डिटेल्ड वीडियो बनाया मैथ के साथ, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर मैंने एक और सिंपलर वीडियो बनाया सिर्फ इक्विटी डाइल्यूशन के बारे में। उसमें मैंने सिर्फ ये फोकस किया है कि इक्विटी डाइल्यूशन कैसे होता है, और ये वीडियो है एंटी डाइल्यूशन क्लॉज के बारे में जो कि इनसे रिलेटेड है। अब एंटी डाइल्यूशन आ गया है मतलब इक्विटी से रिलेटेड ही है। ये डाइल्यूशन वर्ड इक्विटी से ही रिलेट करता है। तो मैंने जो पिछले अपने वीडियोस बनाए थे इक्विटी के बारे में, उसमें बहुत सारे लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ रहे थे कि अगर एंटी डाइल्यूशन क्लॉज होगा तो इक्विटी कैसे डाइल्यूट होगी। तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए ये वीडियो है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी वीडियो है क्योंकि आजकल एंटी डाइल्यूशन क्लॉज ऑलमोस्ट हर इन्वेस्टर लेता है। आप अपने स्टार्टअप के लिए फंड रेज करेंगे तो एंटी डाइल्यूशन क्लॉज आपको हमेशा मिलेगा। हर इन्वेस्टर एंटी डाइल्यूशन क्लॉज लेता है, राइट। तो इसके बारे में अच्छे से समझना ज़रूरी है, इसके बारे में मैथ समझना भी ज़रूरी है। और मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे भी एंटी डाइल्यूशन क्लॉज काफ़ी लेट अच्छे से मुझे बहुत लेट समझ आया था। जब मैंने अपने पहले 2 फंडिंग राउंड कर लिए थे उसके बाद मुझे क्लियरली समझ आया कि आखिर एंटी डाइल्यूशन क्लॉज क्या होता है, राइट। तो बहुत सारे फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स इसको लेके कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन मिट जाएगी, राइट। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ कि एंटी डाइल्यूशन क्लॉज होता क्या है और इसको क्यों यूज करते हैं। ये दोनों समझेंगे हम लोग इस सेक्शन में, राइट। सो मैं आपको सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन बता देता हूं कि एंटी डाइल्यूशन क्लॉज क्या होता है। ये एक क्लॉज है जिससे इन्वेस्टर्स अपनी वैल्यू को सेफगार्ड करते हैं। दैट्स इट, बहुत सिंपल मीनिंग है इसका। अब वैल्यू को सेफगार्ड करने का मतलब क्या हुआ? अपने पैसे को सेफगार्ड करते हैं, राइट। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर वैल्यूएशन पे, और अगर कल को उस स्टार्टअप का वैल्यूएशन गिर गया तो जो इन्वेस्टर हैं उसका भी वैल्यू गिर जाएगी, राइट। मान लीजिए इन्वेस्टर ने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए स्टार्टअप में, और कल को स्टार्टअप की वैल्यू गिर गई तो उसके 1 करोड़ रुपए तो उससे भी कम हो जाएंगे। मतलब मान लीजिए स्टार्टअप की वैल्यू आधी हो गई तो उसके 1 करोड़ रुपए 50 लाख रुपए के बराबर हो जाएंगे, राइट। तो इस चीज से इन्वेस्टर कभी भी अपनी वैल्यू, जो उसके स्टार्टअप में उसकी वैल्यू है, वैल्यूएशन है, इन्वेस्टर का वैल्यूएशन है, उसको सेफगार्ड करने के लिए कि कहीं मेरी वैल्यू ज्यादा कम ना हो जाए, एंटी डाइल्यूशन क्लॉज यूज होता है। अब किस केस में स्टार्टअप एक इन्वेस्टर की वैल्यू नीचे जा सकती है? जो सबसे पॉपुलर एक केस है, जब एक, और इस यही एक केस होता है स्टार्टअप की वैल्यू का, इसका पॉपुलरली नाम है डाउन राउंड। अब डाउन राउंड का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। ये मैंने एक पहले भी वीडियो में समझाया है, लेकिन फिर भी। सो डाउन राउंड मतलब है जब भी कोई एक स्टार्टअप, मान लीजिए उसने फंडिंग राउंड रेस किया अपना किसी भी एक्स वैल्यूएशन पे, अब जब वो नेक्स्ट फंडिंग राउंड रेस करेगा और अगर उसका वैल्यूएशन एक्स से कम है तो उसको हम डाउन राउंड बोलेंगे। मतलब स्टार्टअप की वैल्यू गिर गई, डाउन हो गई, इसलिए वो डाउन राउंड हो गया। और किसी भी स्टार्टअप के लिए डाउन राउंड बहुत बुरा होता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपका स्टार्टअप ग्रो नहीं किया है, स्टेबल भी नहीं रहा है, बल्कि गिर गया है। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? इन्वेस्टर्स का होता है, क्योंकि आपके स्टार्टअप्स में तो इन्वेस्टर्स ने ही पैसे लगाए, राइट। आपके स्टार्टअप में जो भी आप ऑपरेशंस कर रहे हैं, आप तो एंटरप्रेन्योर हैं, आपने फंडिंग ही ली होगी, राइट। अनलेस अदरवाइज बूटस्ट्रैप्ड ना हो, लेकिन बहुत कम ज्यादातर फंडिंग तो इन्वेस्टर्स की ही रहती है, राइट। अब हम एक क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत सारे लोगों से पूछते हैं कि क्या एंटी डाइल्यूशन क्लॉज सिर्फ इन्वेस्टर्स ही यूज करते हैं? क्या फाउंडर्स यूज नहीं कर सकते एंटी डाइल्यूशन क्लॉज? और क्या सारे इन्वेस्टर्स एंटी डाइल्यूशन क्लॉज यूज करते हैं, राइट। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। सबसे फर्स्ट जो है कि क्या एंटी डाइल्यूशन क्लॉज सिर्फ इन्वेस्टर्स यूज करते हैं,
तो मैं ये बोलूंगा कि नहीं, यूज इसको कोई भी कर सकता है, थ्योरेटिकली इसको कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट 100% ऑफ द केसेस में इसको सिर्फ इन्वेस्टर्स ही यूज करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर रिस्क में होते हैं, राइट। इन्वेस्टर कंपनी नहीं चला रहे हैं, कंपनी फाउंडर चला रहे हैं, तो कंपनी नीचे जा रही है ऊपर जा रही है, इसकी जिम्मेदारी फाउंडर की है। इस जिम्मेदारी से ज्यादा मैं बोलूंगा इसका कंट्रोल फाउंडर के हाथ में है, इसका कंट्रोल इन्वेस्टर के हाथ में नहीं है, राइट। तो इसलिए वो रिस्क जो इन्वेस्टर लेता है, उसने पैसे लगाए और उस चीज पे उसका कंट्रोल भी नहीं है, उसी के लिए एंटी डाइल्यूशन क्लॉज है कि कहीं उसकी वैल्यू ना गिर जाए। फाउंडर्स में एंटी डाइल्यूशन क्लॉज होने का मतलब नहीं है क्योंकि आप ही के हाथ में स्टार्टअप का कंट्रोल है। अगर आप ही से उसकी वैल्यू गिरी है तो इसका सेंस नहीं बनता कि आपकी वैल्यू को प्रिजर्व रखा जाए, राइट। हाँ, क्या इसको सिर्फ सारे इन्वेस्टर्स यूज करते हैं एंटी डाइल्यूशन क्लॉज को? तो नहीं, सारे इन्वेस्टर्स एंटी डाइल्यूशन क्लॉज को यूज नहीं करते, लेकिन हाँ, आजकल ऐसा हो गया है कि मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स एंटी डाइल्यूशन क्लॉज को यूज करने लगे हैं उनको सेफगार्ड करने के लिए। स्पेशली जो अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर अर्ली मेजर, आपका जो फर्स्ट सेकंड सीरीज ए राउंड में जो वीसी आते हैं वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है, एंटी डाइल्यूशन क्लॉज देना कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप एज अ फाउंडर, आपकी जिम्मेदारी है कि स्टार्टअप की वैल्यू ऊपर जाए, और अगर वो नीचे जा रही है तो सामने वाले इन्वेस्टर को लॉस ना हो, ये भी आपकी जिम्मेदारी है, राइट। अब हम समझेंगे एंटी डाइल्यूशन क्लॉज की एक सैंपल केस स्टडी करेंगे, उसकी मैथ समझेंगे। अब इस सेक्शन में थोड़ी सी मैथ आएगी। इस सेक्शन में प्रिंसिपल जो यूज होंगे वो होंगे, मैंने एक अर्लियर वीडियो बनाया है इक्विटी डाइल्यूशन प्रिंसिपल्स के ऊपर कि आखिर इक्विटी डाइल्यूट कैसे होती है, राइट। वो यूज होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक कर सकते हैं, राइट। घबराइएगा मत, ऐसी कोई बहुत हाई फंडा मैथ्स नहीं है, बहुत सिंपल मैथ्स है, ठीक है। और दूसरी चीज, जो इक्विटी डाइल्यूशन जो एंटी डाइल्यूशन क्लॉज होता है ना, वो यूजुअली शेयर्स पे लगता है, राइट। शेयर्स की वैल्यू ऊपर गई या नीचे गई, इस पे लगता है, रेदर की पूरे स्टार्टअप का वैल्यूएशन और ओनरशिप परसेंटेज इस पे नहीं लगता है, वो इंडिविजुअल शेयर्स पे लगता है, एक प्राइस पर शेयर होता है। लेकिन इस वीडियो को सिंपल बनाने के लिए, कि जिससे आप एक बेसिक तो समझ जाएं कि एंटी डाइल्यूशन क्लॉज क्या होता है, उसकी बेसिक मैथमेटिक्स क्या होती है, तो हम सिर्फ इक्विटी पे ही फोकस करेंगे इस केस स्टडी में। इक्विटी मतलब परसेंटेज ओनरशिप पे ही फोकस करेंगे और शेयर्स को नहीं लाएंगे, क्योंकि अगर हम शेयर्स को लाएंगे तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, राइट। तो फर्स्ट केस हम मान लेते हैं, फर्स्ट केस नहीं, एक ही केस होगा, उसमें अलग अलग सब केस होंगे। तो मान लेते हैं मेरा स्टार्टअप है Z2P और उसमें दो फाउंडर्स हैं, रजत एंड शुभम। अब मान लेते हैं फाउंडर 1 फाउंडर 2 बोल लेते हैं, राइट। F1 एंड F2 दो फाउंडर्स हैं, और उसमें F1 के पास है 80% इक्विटी और F2 के पास है, फाउंडर 2 के पास है 20% इक्विटी, राइट। इसको याद रखिएगा आपको स्क्रीन के कोने में हमेशा रहेगा ये। F1 के पास है 80% इक्विटी, F2 के पास है 20% इक्विटी। अब फाउंडर 1 की इक्विटी और फाउंडर 2 की इक्विटी का रेशियो क्या है? F2 बाय F1 कितना हो गया? 80/20, जो कि हो गया 4। अब F1 बाय F2 जो 4 है, फाउंडर की इक्विटी का रेशियो जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, इस बात को याद रखिएगा। तो F1 बाय F2 इज इक्वल्स टू 4, ये हमेशा रहेगा, चाहे भी इस केस में भी आगे जितने भी फंडिंग राउंड हो जाएंगे, F1 बाय F2 हमेशा 4 रहेगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, याद रखिएगा इस बात को, है ना। और इस इक्वेशन को भी ध्यान रखिए, F1 बाय F2 4 होगा, राइट। अब मान लेते हैं इस स्टार्टअप का, Z2P स्टार्टअप का एक फंडिंग राउंड हो रहा है और इसमें एक इन्वेस्टर आया जिसने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए 10 करोड़ के वैल्यूएशन पे, राइट। एक इन्वेस्टर आया I1 जिसने 1 करोड़ इन्वेस्ट किए 10 करोड़ के वैल्यूएशन पे। तो जो I1 इन्वेस्टर है उसकी इक्विटी कितनी हो जाएगी? 1 करोड़ डिवाइड बाय 10 करोड़, 1 करोड़ इन्वेस्ट किए 10 के वैल्यूएशन पे, तो 1/10, राइट। कितनी इक्विटी हो गई उसकी? 10% इक्विटी हो गई I1 की। फाउंडर 1 और फाउंडर 2 की कितनी इक्विटी बची? बहुत सिंपल है, जो 10% इक्विटी है वो फाउंडर 1 और फाउंडर 2 से जाएगी, राइट, और उसी रेशियो में जाएगी जो उनके पास होल्डिंग थी। तो फाउंडर 1 के पास कितना था? 80%, तो वो डाइल्यूट करेगा 10 का 80%, 10% का 80% मतलब 8% डाइल्यूट करेगा। 80 थी, 8 डाइल्यूट हो गई, 72 उसके पास बची हुई 100 में से आप 72 को माइनस कर दीजिए, इन्वेस्टर 1 के पास 10 है उसको माइनस कर दीजिए, तो कितनी बची? 8% इक्विटी ये बचेगी, सॉरी 18% इक्विटी ये बचेगी फाउंडर 2 के पास। तो जो पहला राउंड हुआ जिसमें इन्वेस्टर 1 ने 1 करोड़ इन्वेस्ट किए 10 करोड़ के वैल्यूएशन में, उसके बाद जो इक्विटी स्ट्रक्चर है वो ये है, फाउंडर 1 के पास है 72%, फाउंडर 2 के पास है 18% और इन्वेस्टर 1 के पास है 10%। अब सबसे पहले
रेशियो चेक करिए, F1/F2 मैंने आपको क्या बोला था 4 होगा, यहाँ पे क्या 4 है, 72 डिवाइड बाई 18 4 है, मतलब कांस्टेंट है, सही कैलकुलेशन है हमारी, राइट। अब यहाँ पे हम वैल्यू देख लेते हैं, इनकी इक्विटी होल्डिंग की वैल्यू कितनी है। तो स्टार्टअप का वैल्यूएशन कितना था, 10 करोड़। F1 के पास है 72% ऑफ द स्टार्टअप, मतलब 10 करोड़ का 72% F1 के पास है, तो वैल्यू हो गई 7.2 करोड़। F2 की वैल्यू हो गई 1.8 करोड़, और जो इन्वेस्टर वन है I1 उसकी वैल्यू 1 करोड़ हो गई, उसने तो 1 करोड़ इन्वेस्ट किया, राइट। तो ये हो गया हम लोग का पहले राउंड के बाद का इक्विटी स्ट्रक्चर। अब एंटी डाइल्यूशन क्लॉज पे आएंगे, है ना, एक और स्टेप के बाद आएंगे। अब मान लीजिए एक सेकंड इन्वेस्टर, अभी एंटी डाइल्यूशन क्लॉज नहीं है इन्वेस्टर वन के लिए, मान लेते हैं केस वन में कोई एंटी डाइल्यूशन क्लॉज नहीं रखा है इन्वेस्टर वन ने, I1 ने। अब एक और सेकंड इन्वेस्टर आता है I2, ये मेरा सेकंड राउंड ऑफ फंडिंग हो रहा है मान लीजिए Z2P का। लेकिन इसमें क्या हुआ है ना, मेरे स्टार्टअप का वैल्यूएशन गिर गया, पहले 10 करोड़ था अब 6 करोड़ हो गया है। अब मान लेते हैं एक और इन्वेस्टर आया I2 और वो भी 1 करोड़ डालना चाहता है, लेकिन अब मेरे कंपनी का वैल्यूएशन गिर गया है, कितना हो गया है, 6 करोड़ हो गया है अब मेरी कंपनी का वैल्यूएशन। तो सबकी इक्विटी डाइल्यूट हो गई, I2 आया तो सबसे पहले तो I2 के पास कितना रहेगा, 10%, वो तो 16.7%। ये कैसे, उसने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया, वैल्यूएशन कितना था 6 करोड़, तो 1 डिवाइड बाय 6, 16.7% ये रहेगा I2 के पास, ये हमारा फिक्स है। अब F1, F2 और I1 मतलब फाउंडर 1, फाउंडर 2 और जो पहला इन्वेस्टर था उनके पास कितनी इक्विटी रहेगी, सेम वही है, पहले जितनी उनके पास जो रेशियो था उसी रेशियो में डाइल्यूशन हो जाएगा। अब ये मैं आपको करके नहीं बता रहा हूं, आप खुद निकाल लेना। लेकिन जो इस राउंड के बाद इक्विटी स्ट्रक्चर होगा वो होगा F1 के पास होगा 60% इक्विटी, F2 के पास होगी 15% इक्विटी, I1 के पास होगी 8.3% इक्विटी और I2 के पास होगी 16.7% इक्विटी। और इन्हीं के ब्रैकेट में आप देखोगे मैंने इनका वैल्यू लिख के रखा है कि इन इक्विटी का वैल्यूएशन कितना हो, वैल्यू कितनी होगी इस इक्विटी। अब आप इसमें देखेंगे कि जो इन्वेस्टर वन है उसकी वैल्यू तो गिर गई, राइट। उस जब पहले राउंड में इन्वेस्टर वन ने इन्वेस्ट किए थे तो उसकी वैल्यू थी 1 करोड़, इस राउंड में उसकी वैल्यू हो गई 0.5 करोड़। ये कैसे हो गई, क्योंकि स्टार्टअप का डाउन राउंड हो गया ना, स्टार्टअप का वैल्यूएशन गिर गया, पहले स्टार्टअप का वैल्यूएशन 10 था अब 6 हो गया, डाउन राउंड हो गया, तो जो पुराने इन्वेस्टर है उसकी वैल्यू गिर गई। तो इसी चीज से बचने के लिए, इसी लॉस को कंट्रोल में करने के लिए जो इन्वेस्टर होते हैं वो एंटी डाइल्यूशन क्लॉज यूज करते हैं, जो कि ये बोलता है कि भाई मेरी इक्विटी डाइल्यूट नहीं होनी चाहिए। कैसे ये यूज होता है, आइए अब मान लेते हैं जब ये जो I1 आया था फर्स्ट राउंड में वो एंटी डाइल्यूशन क्लॉज के साथ आया था। उसने बोला था कि भाई अगर स्टार्टअप का आपका नेक्स्ट राउंड में वैल्यूएशन गिरेगा तो मेरी इक्विटी डाइल्यूट नहीं होनी चाहिए, एंटी डाइल्यूशन क्लॉज लगेगा मुझ पे, ठीक है। इस केस में कैसे सॉल्व होता है ये समझते हैं। अब मान लीजिए फिर से I2 इन्वेस्टर आया, वैल्यूएशन 6 करोड़ है और I2 को 1 करोड़ इन्वेस्ट करना है, तो I2 के पास तो इक्विटी सेम रहेगी 16.7%, कैसे 1 करोड़ डिवाइड बाय 6 करोड़, तो I2 की इक्विटी फिक्स्ड है 16.7%। I1 की इक्विटी भी फिक्स्ड है, कैसे, क्योंकि उस पर एंटी डाइल्यूशन क्लॉज लगा है, उसने बोला कि मेरी इक्विटी नीचे नहीं जाएगी। तो इससे पहले वाले राउंड में I1 की इक्विटी कितनी थी 10%, तो इस राउंड में भी 10% रहेगी। तो हमको I2 की इक्विटी भी पता है और I1 की भी पता है 10%। अब बची टोटल कितनी इक्विटी 100 में से, 100 माइनस 16.7 माइनस 10, राइट, बचेगी हमारे पास 73.3% इक्विटी, जो कि दोनों फाउंडर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे, दो इक्वेशन है हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन F1/F2 इज इक्वल्स टू 4, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन F1 प्लस F2 मतलब दोनों की इक्विटी मिला के कितनी होनी चाहिए, 73.3 हमने अभी निकाला जो बची हुई इक्विटी है। दो वेरिएबल है, F1 इज इक्वल्स टू 4F2 हो जाएगा, उसको इस इक्वेशन में रख दीजिए तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। F1 के पास बचेंगे 58.6% इक्विटी और F2 के पास बचेगी 14.7% इक्विटी, राइट। अब इसमें आप I1 का वैल्यू देखिए, उसके पास 10% इक्विटी है और उसकी वैल्यू कितनी है 0.6 करोड़। अभी भी उसकी वैल्यू गिरी है, पहले राउंड में शुरू में उसकी 1 करोड़ थी, अभी भी गिरी है लेकिन कम गिरी है, राइट। जब एंटी डाइल्यूशन क्लॉज नहीं था तब ज्यादा गिरी थी, तब कितनी हो गई थी उसकी 0.5 करोड़, अब उसकी कितनी है 0.6 करोड़, मतलब उसका लॉस थोड़ा सा कम हो गया है। तो आपने देखा ये एंटी डाइल्यूशन क्लॉज की वजह से उस इन्वेस्टर का लॉस बच गया। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि यार
इन्वेस्टर का लॉस तो बच गया, लेकिन लॉस तो अभी भी हुआ ना। तो बिल्कुल सही बात है, लॉस तो इन्वेस्टर का अभी भी हुआ। इसलिए एंटी डाइल्यूशन क्लॉज भी दो टाइप के होते हैं। एक तो जो मैंने आपको अभी समझाया, जिसमें इक्विटी इन्वेस्टर ने मान लिया कि भाई जो पहले थी वही रहेगी मेरी इक्विटी, है ना। तो इसमें क्या हुआ, उसका लॉस तो हुआ लेकिन कम हुआ कंपेयर टू अगर एंटी डाइल्यूशन क्लॉज नहीं होता। अब एंटी डाइल्यूशन क्लॉज में इक्विटी बढ़ती भी है। सुन के शॉक हो गए होंगे आप, राइट। अभी तक एंटी डाइल्यूशन क्लॉज में आपने ये सोचा होगा कि इक्विटी कांस्टेंट रहती है, लेकिन नहीं, एंटी डाइल्यूशन क्लॉज की वजह से इक्विटी बढ़ भी सकती है। वो कैसे होता है वो हम इस केस में समझेंगे। अब आप ये समझिए, जो एंटी डाइल्यूशन क्लॉज होता है ना, वो शेयर्स पे लगता है। नए शेयर इशू होते हैं, राइट, पुराने शेयर्स स्प्लिट होते हैं, एक कन्वर्जन रेशियो होता है। अगर मैं आपको अब ये सब समझाने लगूंगा तो ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये किसी और वीडियो के लिए। अभी हम सिंपल समझेंगे, राइट। तो अभी हम फर्स्ट टाइप ऑफ एंटी डाइल्यूशन समझ गए, जब इन्वेस्टर का इक्विटी कांस्टेंट रही, ना बढ़ी, राइट। पहले 10 थी तो अभी भी 10 रही, ना कम हुई ना बढ़ी, सेम हुई, एंटी डाइल्यूट हो गई, मतलब डाइल्यूशन नहीं हुआ, राइट। अब एंटी डाइल्यूट के दो मतलब है, एक तो डाइल्यूशन ना हो मतलब कांस्टेंट है, और एक या तो बढ़ भी जाए, बढ़ेगी तो भी डाइल्यूट नहीं हो रही है। तो दोनों केस है, हम देखेंगे सेकंड केस, राइट। अब इसमें मान लेते हैं इन्वेस्टर ने जब एंटी डाइल्यूशन क्लॉज लाया, तो इन्वेस्टर ने बोला कि एंटी डाइल्यूशन क्लॉज का मतलब ये नहीं है कि मेरी इक्विटी सेम रहेगी। एंटी डाइल्यूशन क्लॉज का मतलब ये है कि मेरी जो वैल्यू है अभी वो सेम रहेगी। मतलब अगर मेरी वैल्यू इस राउंड में 1 करोड़ है, राइट, I1 ने कितना इन्वेस्ट किया था, 1 करोड़, 10 करोड़ के वैल्यूएशन पे, उसके पास 10% स्टार्टअप था, मतलब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 करोड़। तो मेरी वैल्यू अगले राउंड में भी कम से कम 1 करोड़ तो रहेगी। अगर आपका डाउन राउंड हो गया, स्टार्टअप की वैल्यू गिर गई, तो मेरी वैल्यू तो भैया 1 करोड़ रहनी ही चाहिए। तो इस केस में फिर से मान लेते हैं I2 इन्वेस्टर आया, उसने 1 करोड़ इन्वेस्ट किए 6 करोड़ के वैल्यूएशन पे, और अब कैलकुलेशन करते हैं, राइट। तो I2 का इक्विटी कितनी रहेगी ये तो हमको पता ही है, कॉन्स्ट, ये तो फिक्स्ड है। 1 करोड़ डिवाइड बाय 6 करोड़ मतलब 16.7% ये हो गई I2 की इक्विटी। I1 की इक्विटी भी हमको पता है, कैसे। I1 ने क्या बोला है कि मेरी वैल्यू तो 1 करोड़ ही रहनी चाहिए, राइट, मेरी वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए। मतलब पिछले राउंड में मेरी वैल्यू कितनी थी, 1 करोड़, तो इस राउंड में मेरी वैल्यू 1 करोड़ होनी चाहिए। तो 1 करोड़ की वैल्यू कितने परसेंट स्टार्टअप को डिनोट करती है, कैसे निकालोगे। टोटल स्टार्टअप की वैल्यू कितनी है, 6 करोड़, तो 1 करोड़ वैल्यू कितने परसेंट स्टार्टअप की हो जाएगी, 1 करोड़ डिवाइड बाय 6 करोड़ मतलब 16.7% ही आ जाएगा। तो जो I1 है उसके पास भी 16.7% इक्विटी रहेगी, राइट। अब बची कितनी इक्विटी ये निकालते हैं। 100 में से 16.7 माइनस 16.7, I1 I2 दोनों की इक्विटी माइनस कर दी, कितनी बची, 66.6% इक्विटी बची, जो कि F1 और F2 के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी। वो कैसे निकालेंगे, अगेन दो इक्वेशन, पहली इक्वेशन F1 by F2 इक्वल टू 4, दूसरी इक्वेशन F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 66.6। इसको आप सॉल्व करेंगे तो F1 की इक्विटी आ जाएगी 53.3%, F2 की इक्विटी आ जाएगी 13.3%। अब आप इसमें अगर वैल्यू देखेंगे तो I1 की वैल्यू कितने परसेंट इक्विटी है उसके पास, 16.7% इक्विटी, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, स्टार्टअप का वैल्यूएशन कितना है, 6 करोड़, तो 6 करोड़ इंटू आप 16.7% करेंगे तो आपको 1 करोड़ की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब I1 की वैल्यू कम नहीं हुई है। आप देखेंगे इस केस में इन्वेस्टर को नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि स्टार्टअप का डाउन राउंड हो गया था। नुकसान किसको हुआ है, फाउंडर को हुआ है। तो यही मतलब होता है एंटी डाइल्यूशन क्लॉज का, कि फाउंडर्स नुकसान, अगर स्टार्टअप का डाउन राउंड हो रहा है ना, तो लॉस जो है वो फाउंडर्स के पास ज्यादा जाए, इन्वेस्टर्स के पास कम आए। ये इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है जब भी स्टार्टअप का वैल्यूएशन गिरता है। प्रोटेक्ट कैसे करता है, जरूरी नहीं है उनको जीरो लॉस हो, दो तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता है। या तो उनको, तीन तरीके से समझ लीजिए, या तो उनको जीरो लॉस हो, मतलब कोई लॉस ना हो, जो पहले वैल्यू थी वो अभी रहे, या तो कम लॉस हो, अगर x लॉस हो रहा है तो उससे थोड़ा कम हो, x/2 लॉस हो, राइट। और एक है कि थोड़ा प्रॉफिट हो जाए, उस पर भी होता है कि इन्वेस्टर बोले कि अगर डाउन राउंड हो रहा है तो भी अगर मेरी वैल्यू 1 करोड़ है तो कम से कम उससे 2 गुना तो होनी चाहिए, कि कम से कम मेरी वैल्यू 2 करोड़ तो होनी चाहिए। अब आप बेसिक फंडा अगर आप समझ गए तब आप कुछ भी कॉम्प्लेक्स समझ सकते हैं, राइट। आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ। थैंक यू।